ओके तो ये अपन ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड का डिस्कशन अपन कर रहे थे और हमने देखा था कि जब प्यूरिफाई करते हैं अपन नाइट्रिक एसिड तो इट एक्चुअली फॉर्म्स अ अज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ये अपन ने सॉल्यूशंस चैप्टर में भी देखा था। सो आई थिंक वी सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर था, बराबर है, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोनियम आयन जो फॉर्म होता है व्हेन यू रिएक्ट H2SO4 एंड HNO3, बराबर है। और इसको अपन यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो ये अरोमेटिक वाली रिएक्शंस थी बेसिकली। राइट, तो अपन देख रहे हैं अभी प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखो अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट लेता हूँ और उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, दिस इज़ अ सॉल्ट। यहाँ पे देखो जो एसिडिटी है H2SO4 की दैट इज़ 1, इजंट इट। इसकी एसिडिटी 1 आ रही है बेसिकली। इट इज़ नॉट फॉर्मिंग लाइक K2SO4, इट इज़ फॉर्मिंग KHSO4। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, इसलिए इसकी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HNO3। ओके, है ना। ली शटलेस प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जो एसिडिटी H2SO4 की दैट विल डिक्रीज एंड इट विल बिहेव एज अ प्रोटॉनिक सिंगल प्रोटॉनिक एसिड। ठीक है, जो HNO3 आता है उसके वेपर्स अपन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कंडेंस कर लेते हैं अपन। ठीक है, सो दैट वाज वन मेथड। सो इट्स अ सिंपल रिएक्शन बेसिकली। दूसरी मेथड है बर्कलन आइड प्रोसेस। ओके, इसमें अपन इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं। और देखो फिर जब अपने को NO2 मिलेगा उसको अपन वाटर से पास करवाएंगे। तो जैसे N2 + O2, ओके, हमको क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक स्पार्क में NO। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप, इजंट इट। ये है इम्पॉर्टेंट स्टेप क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दैट इज़ अ प्रिटी इनर्ट गैस, ये रिएक्ट ही नहीं होता। सो नाइट्रोजन इज़ नॉट रिएक्टिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है फॉर रिएक्टिंग नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक स्पार्क देने की ज़रूरत पड़ जाती है। एंड देन ओनली इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव यू NO। ठीक है, दिस इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिमेंबर। सो दैट इज़ वाई, और एन एंडोथर्मिक स्टेप, दैट्स वाई वी नीड टू गिव इट एनर्जी। ओके, एंड एक बार NO फॉर्म हो गया तो फिर इसको अपन आसानी से रिएक्ट करवा सकते हैं विथ ऑक्सीजन टू गेट NO2 विच इज़ अ ब्राउन गैस। और NO2 फॉर्म हुआ तो उसको फिर अपन पास करते हैं थ्रू वाटर। ओके, जब वाटर से पास करवाते हैं तो हमको नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एसिड मिलते हैं। Okay, there might be a way to control the formation of nitric acid or nitrous acid using this process, but anyway you get both the acids, nitrous as well as nitric acid. Okay, so that is how you get it. It's a very simple steps basically. सबसे पहले NO फॉर्म करो, NO से NO2 को फिर वाटर से पास करेंगे तो अपने को ये दोनों गैसेस दोनों लिक्विड्स मिलते हैं। The next one is Ostwald's process. This is actually very important. Remember that Ostwald process is a industrial and commercial method for the preparation of or synthesis of HNO3. Okay, it's a industrial method. So it depends upon the catalytic oxidation of ammonia to NO. That's why we do Ostwald process, because ammonia अपन आसानी से बना सकते हैं from Haber process. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अमोनिया को अमोनिया बना लेते पहले हेबर प्रोसेस से, एंड देन वी फॉलो दिस। ठीक है ना, तो जो हेबर प्रोसेस है वो डिस्कस नहीं की है, वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस की थी इसके पहले वाले क्लास में। तो यहाँ पे अमोनिया को अपन ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट, 5 atm का प्रेशर एंड 850 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं। ओके, ये जो पहली स्टेप होती है दिस इज हैपन्स इन कैटालिटिक चेम्बर। ठीक है ना, ये कहाँ पे हो रही है, कैटालिटिक चेम्बर। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें बेसिकली। सो दिस इज स्टेप 1। अमोनिया का अपन कैटालिटिक चेम्बर में अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस को पास करवा रहे थ्रू अ चेम्बर, और ये जो चेम्बर है ये कैटालिटिकली इसको मेंटेन किया है। बेसिकली देयर आर बेड्स ऑफ दिस कैटलिस्ट, हाई प्रेशर लगा रहे बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली गैसेस, बराबर है। तो again Le Chatelier's principle is applicable because you are getting water, okay, which is a liquid. तो अगर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's principle.
ओके, एंड व्हाट वी गेट इज अ NO गैस. ओके, सो द रिजल्ट इज बेसिकली द सेम. अगर तुम इसके पहले वाला जो मेथड देखा था अपने बर्कलाइट मेथड, उसमें भी अपन NO ही फॉर्म करवा रहे हैं और यहाँ पे भी अपन पहले NO ही फॉर्म करते हैं. ओके, अब NO और एयर इसको अपन कूल करते हैं बेसिकली, और ये जो मिक्सचर्स होते हैं ये रिएक्ट हो जाएंगे और अपने को NO2 मिलेगा. ठीक है ना, ये दोनों जो है ये आसानी से रिएक्ट होते हैं. एंड द रीज़न फॉर दैट इज बेसिकली, रिमेंबर NO इज it is a paramagnetic species. Okay, ऑक्सीजन ऑल्सो इज अ पैरामैग्नेटिक स्पेसीज. ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट? ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, NO में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. और जब ये रिएक्ट होगा तो ये आसानी से रिएक्ट होंगे. ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बड़े आसानी से कंबाइन होते हैं, एंड व्हाट यू गेट इज NO2. तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा रहेगा, इजंट इट? NO2 इटसेल्फ इज अ पैरामैग्नेटिक स्पेसीज. ओके, तो ये एक रिएक्शन होगी. और फिर जो, तो ये रिएक्शन कहाँ होती है? ऑक्सीडेशन चेम्बर में. और फिर NO2 को अपन वाटर से पास करवाते हैं, वाटर के बेड में से पास कराते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं. ये होता है एब्जॉर्प्शन टावर में. ओके, दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. तो हमको HNO3 मिलता है. ठीक है ना. सो इस केस में जो मेथड है वो डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि हमको HNO3 मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है, नाइट्रस एसिड नहीं मिलता. मे बी देयर इज सम नाइट्रस एसिड ऑल्सो फॉर्म, बेसिकली आई डोंट नो, बट प्रोसेस इस तरह से डिज़ाइन की है कि अपने को नाइट्रिक एसिड मिलता है. ओवरऑल अगर देखें, ओके, दैट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन ओसवाल्ड प्रोसेस की. अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू HNO3 प्लस वाटर. सो दैट्स द ओसवाल्ड प्रोसेस. पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर लो इन कैटालिटिक चेम्बर, वी गेट NO को फिर ऑक्सीडाइज कर लो ऑक्सीडेशन चेम्बर में, NO2 मिलेगा. और फिर एब्जॉर्प्शन टावर में वाटर पास करो तो HNO3 मिलेगा. ठीक है ना. ओवरऑल रिएक्शन तुमको ध्यान में रहनी चाहिए, दैट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन. इसको मैं एक डायग्रामेटिकली भी दिखा सकता हूँ इस तरह से. सो देखो, जो गैसेस है वो पास करवा रहे हैं अपन. दिस इज़ द कैटालिटिक चेम्बर. ठीक है ना, दिस इज़ अ कैटालिटिक चेम्बर. यहाँ पे प्लैटिनम गॉज लगा हुआ है पूरा फिल करके प्लैटिनम गॉज से. जो अमोनिया और ऑक्सीजन है उसका रेशो देखो, 1:8 का रेशो है. मतलब ऑक्सीजन इज इन ह्यूज एक्सेस, बहुत ज़्यादा एक्सेस में अपन ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बराबर हो. तो ये जब रिएक्ट होंगे तो वी गेट NO गैस. ठीक है, और इसको अपन पास करवाते हैं देन ऑक्सीडेशन चेम्बर में. यहाँ पे और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अपन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा कूल करते हैं, बिकॉज दिस एक्चुअली हैज़ अ हाई टेम्परेचर. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कूल करना पड़ेगा अपने को ताकि NO2 मिले. ठीक है ना. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, जो NO2 गैस मिल रहा है अपने को उसको फिर मैंने पास किया है. दीज आर यू कैन सी क्वार्ट्ज पीसेस रखे हुए, मतलब ग्लास के पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं. बेसिकली स्फेरिकल ग्लास के पीसेस रहते हैं और उसके थ्रू ये गैस पास हो रहा है. ओके, और ऊपर से वाटर स्प्रिंकल हो रहा है. ओके, तो NO2 प्लस वाटर यहाँ पे कंबाइन होगा. राइट, ऑक्सीजन ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेस में था तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, इजंट इट? तो इसके वजह से अपने को एक्सक्लूसिवली जो मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी HNO3. ठीक है, और ये HNO3 यहाँ से निकाल लेंगे. जो भी एक्सेस ऑफ गैसेस है वो यहाँ से निकाल लेंगे और इसको फिर अपन वी कैन ऑल्सो रीसर्क्यूलेट. ओके, हो सकता है NO2 अनरिएक्टेड हो, ऑक्सीजन अनरिएक्टेड हो, तो इसको अपन फिर रिसाइकिल, मतलब इसको फिर ये चेम्बर में फिर से अपन ऐड करके वी कैन अगेन गेट अलॉन्ग विद द प्रोसेस. ठीक है ना. तो यहाँ पे HNO3 जो है जो भी मिलता है इट्स एक्चुअली अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HNO3. इसको अपन डिस्टिल करते हैं एंड वी कैन गेट अप टू 68% ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन. ओके, ड्यू टू इट्स अजियोट्रॉपिक मिक्सचर. ठीक है ना. तो ये हो गया. तो अब अगर मेरे को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आई विल हैव टू बेसिकली डू क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है ना, या फिर डिहाइड्रेशन. ठीक है ना, डिहाइड्रेशन करते हैं अपन यूजिंग डिहाइड्रेशन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अपन करते हैं. ओके, सो ये जो एसिड मिलेगा अपने को
वो अगर जैसे 60% और 68% अपने को मिल रहा है, उसको और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वी हैव टू डू डिहाइड्रेशन यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज़ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10, ये भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। फ्यूमिंग HNO3, इसमें NO2 गैस डिजॉल्व होता है बेसिकली, जैसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें SO2 गैस डिजॉल्व होता है, सॉरी SO3 गैस डिजॉल्व होता है फ्यूमिंग H2SO4 में, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में, उसी तरह से फ्यूमिंग HNO3 में NO2 गैस होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ओके। इसके बेसिकली 3 रिएक्शंस देखे अपन ने, एक तो बर्कलैंड-आइड मेथड था, ओके, एंड दूसरा था ओसवाल्ड प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेसेस तुमको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ओसवाल्ड प्रोसेस इज एक्चुअली मच मोर इम्पॉर्टेंट, इसको अपन बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, इवन इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स इसमें इसको स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस, नाइट्रिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं अपन। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, ठीक है ना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, इसमें एक ही डोनेटेबल हाइड्रोजन है इसलिए, ओके, एंड इट फॉर्म नाइट्रेट्स विथ कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। क्या फॉर्म कर रहा है ये? नाइट्रेट्स, किसके किसके साथ? कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, इनके साथ ये नाइट्रेट फॉर्म करेगा। तो ये उसकी रिएक्शंस है, ठीक है। नाइट्रेट्स फॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा रहे इसको, या बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एसिड है, तो बेसिक सॉल्ट या फिर जस्ट विथ बेसिस के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो ये नाइट्रेट्स फॉर्म करवाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट देखो प्लस HNO3, कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। ये टिपिकल रिएक्शन है, क्योंकि कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स अपन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है। एट द सेम टाइम अगर कार्बोनेट यूज़ कर रहा, अगर ये यूज़ कर रहा, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहा हूँ प्लस HNO3, तो अपने को कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा, ठीक है। अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो सोडियम नाइट्रेट मिलेगा, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड, रिमेंबर बेसिक ऑक्साइड है, तो इसके साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट अपने को मिलेगा। क्लियर है? सो सिंपल रिएक्शन है ये काफ़ी, मतलब ये तुम लोगों ने 10th से देखी हुई रिएक्शन है, दिस आर नॉट न्यू रिएक्शंस, ओके। सो देखने के ज़्यादा इसको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इनके ऊपर। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड, ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस की अपन बात करेंगे, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट, और तीसरा होता है वेरी डाइल्यूट, ओके, वेरी डाइल्यूट। समझ में आया? सो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस है, तो क्या इफेक्ट अपने को मिलता है ये ध्यान में रखना पड़ता है, ओके। अगर तुम बुक में देखोगे तो इसके काफ़ी सारी रिएक्शंस तुमको मिलेगी, ठीक है ना, किसी भी बुक में देख लो बेसिकली। फॉर एग्जांपल यू कैन सिंगेज में देख सकते हो, या फिर मॉडर्न ABC में भी देख सकते हो, तो काफ़ी सारे रिएक्शंस इसके और काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट यू विल सी अ पैटर्न, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट के साथ एक कुछ स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा, डाइल्यूट के साथ और वेरी डाइल्यूट के साथ भी एक स्पेसिफिक अपने को पैटर्न मिलता है। दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ध्यान में रखना पड़ता है, यूजुअली ध्यान में रहता नहीं है, दैट्स वाई वी नीड टू kind of focus our attention on this one, okay। so जैसे नाइट्रेट ले रहा हूँ मैं, सॉरी नाइट्रिक एसिड ले रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेता हूँ तो देखो इसको इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, 2NO3 माइनस 4H प्लस, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिडक्शन होगा इसका, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ तो ये NO2 देगा अपने को। तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में क्या मिल रहा है मेरे को? NO2। क्लियर है क्या? कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 मिलेगा, अगर डाइल्यूट लेता हूँ तो NO मिलेगा, और अगर वेरी डाइल्यूट लेता हूँ तो ये इसका अमोनियम आयन बन जाता है, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स एक्यूअस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो NO2, ओके, मतलब देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इजंट इट, तो इसका रिडक्शन हो रहा है टू NO2, और अगर डाइल्यूट लेता हूँ तो इसका रिडक्शन होता है टू NO, और अगर वेरी डाइल्यूट
बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन लेता हो HNO3 का तो ये अपने को अमोनियम आयन देता है. इज दिस क्लियर? ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द डाइल्यूशन देखो क्या हो रहा है. ओके, ये हो गया अपना नाइट्रिक एसिड HNO3. ठीक है, इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट फॉर नाइट्रोजन. ठीक है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ कर रहा हूँ तो इट गोज़ फ्रॉम +5 to +4 NO2 मिलेगा. और अगर डाइल्यूट यूज़ करता हूँ तो ये भी रिड्यूस हो जाता है इंटू +2 NO में. और अगर फिर से वेरी डाइल्यूट लेता हूँ तो अमोनिया में, इजंट इट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ध्यान में रख लो. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो रहा है. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो गया? फ्रॉम हियर टू हियर 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई HNO3 एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इसको अपन इसका स्ट्रेंथ जो है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इटसेल्फ. ओके, सो इस तरह से ध्यान में रखना है. ये तुमको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली यू कैन इजीली वर्क इट आउट. ठीक है ना, कि किस तरह से इसका रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ये तुम आसानी से ध्यान में रख सकते हो. ऑलराइट, सो दैट्स नॉट ए इशू, बट ये याद रखना पड़ेगा तुमको. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. ठीक है, अपन ने अभी बोला कि HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो अगर मैं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो ये क्या करेगा? नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कराएगा और इनके अपने को ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? ऑक्सो एसिड मिलेंगे जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करता हूँ. ठीक है, कार्बन का ऑक्सो एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड. ठीक है, तो कार्बन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया टू कार्बोनिक एसिड. तो ध्यान में यही रखना है, कार्बन गोज टू कार्बोनिक एसिड, ये उसका ऑक्सो एसिड बना रहा है. ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पे और मे बी एक्चुअली डाइल्यूट. एनीवे, इट्स नॉट क्लियरली गिवन इन मेनी केसेस. NO ही फॉर्म होगा या NO2. सो कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ कर रहा हो तो वी वुड हैव एक्सपेक्टेड NO2 फॉर्म होना चाहिए, बट इट्स एक्चुअली फॉर्मिंग NO. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है ना, इसके पीछे कोई ये नहीं है. इट एक्चुअली फॉर्म्स आइदर NO और NO2. बेसिकली यहाँ पे सिंस वी आर सेइंग कॉन्सेंट्रेटेड शुड हैव गिवन NO2. ओके, बट इट्स एक्चुअली फॉर्मिंग NO. तो ये कभी कभी ये जस्ट प्योर मेमोरी बेस्ड हो जाता है. बेसिकली जस्ट नीड टू रिमेंबर कि NO फॉर्म हो रहा है या NO2 फॉर्म हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में. ओके, I2 का ऑक्सो एसिड होता है HiO3. ठीक है ना, दैट इज द ऑक्सो एसिड. तो I2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है HiO3 में, और यहाँ पे भी अपने को NO ही मिल रहा है. ओके, और मेटल्स के साथ जो रिएक्शंस है इसी तरह की रिएक्शंस होते हैं. तो क्या होगा कि अगर मैं मेटल्स होता है तो मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू नाइट्रेट्स में. ओके, जैसे जो मेटल ले आया वो मेटल का नाइट्रेट बनेगा. ओके, दैट्स फॉर श्योर. But at the same time you will also get NO2, NO, N2O, N2, NH3. इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. सो इट बिकम्स लिटिल ट्रिकी. ठीक है, सो जो अपन ने बोला अभी कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट, इट्स नॉट दैट सिंपल. ओके, इन जनरल कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो NO2 मिलेगा, डाइल्यूट लेते हैं तो NO मिलेगा, और वेरी डाइल्यूट लेते हैं तो अमोनियम आयन मिलेगा. ऑलराइट, तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो देखो क्या मिलता है. डाइल्यूट ले रहे हैं अपन. ठीक है ना, डाइल्यूट ले रहे हैं तो मेटल प्लस HNO3 अपने को मेटल नाइट्रेट मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ पे डाइल्यूट के साथ. ऑलराइट, वेरी डाइल्यूट अगर लेते हैं अपन, वेरी डाइल्यूट, तो यहाँ पे जैसे जिंक ले रहे हैं अपन, इजंट इट, जिंक के साथ तो जिंक नाइट्रेट मिलेगा. तो ये एक प्रोडक्ट तो कंफर्म्ड है बेसिकली. अब जो सेकंड होता है वो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या मिल रहा है. तो अपन ने वेरी डाइल्यूट में बोला था अमोनियम आयन मिल रहा है, वो मिल रहा है यहाँ पे अमोनियम आयन, अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है. अब अमोनियम नाइट्रेट ये ऐसा कोई स्पेसीज नहीं है, इजंट इट, क्योंकि we have ammonium ion in the solution and we have nitrate ion in the solution from the HNO3. okay, तो ये दोनों ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, इसलिए वी कैंट एक्चुअली से कि देयर इज अ अमोनियम नाइट्रेट, जस्ट अमोनियम आयन फॉर्म हो रहा है.
समझ में आया क्या? सो ये फॉर्म हो रहा है, सो गेट नाइट्रेट। सो ये तो कॉमन ही रहेगा, नाइट्रेट तो फॉर्म सभी इसमें होता है। सिर्फ जो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ओके, नाइट्रिक एसिड के नाइट्रोजन का, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। तो डाइल्यूट ले रहे हैं इसलिए क्या होगा, अमोनियम आयन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को एज एक्सपेक्टेड मिल रहा है, ओके। नाउ इन सम केसेस डाइल्यूट में वी ऑल्सो गेट N2O, ठीक है ना, क्या मिल रहा है, N2O मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो जिंक नाइट्रेट प्लस N2, ओके। सो इट्स नॉट ऑलवेज NO कब में, सो वी कैन से देयर आर टू प्रोडक्ट्स बेसिकली। जब डाइल्यूट लेते हैं तो या तो NO मिलेगा या तो N2O मिलेगा, ओके। दिस इज समथिंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि कौन सा कब मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, N2O मिल रहा है, ठीक है, डाइल्यूट में। और कॉन्सनट्रेटेड में अपन ने बोला था क्या मिलता है अपने को, कॉन्सनट्रेटेड में NO2 मिलता है, तो वही मिल रहा है। तो जिंक प्लस HNO3 गिव्स यू जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 गैस, ठीक है। और यहाँ पे Fe becomes passive at about with 80% HNO3। सो 80% से ज़्यादा अपन यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली इसका सोल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड का, ठीक है। सो वी आर यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड बट नॉट मोर देन 80% बिकॉज Fe becomes passive, ठीक है। तो इसेंशियली यहाँ पे जो मेटल्स है उनके साथ देखो क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द वे द रिएक्शंस आर सेटअप, यहाँ पे वी आर गेटिंग NO2 विथ कॉन्सनट्रेटेड एंड विथ डाइल्यूट, विथ वेरी डाइल्यूट वी आर गेटिंग अमोनियम आयन, ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट इन दिस पर्टिकुलर केस। बाकी these reactions, this is if you take dilute with metal तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। और अगर अनदर रिएक्शन अगर देखें तो जैसे यहाँ पे मैं मैग्नीशियम अगर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लेता हूँ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। लेकिन अगर जिंक या आयरन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, N2O मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये रिएक्शंस हो रही है। सो इट्स नॉट ईजी टू मेमोराइज ऑल दीज रिएक्शंस, इसलिए जस्ट गो थ्रू दिस रिएक्शंस वंस और ट्वाइस, राइट। जनरली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल क्वेश्चन नहीं पूछते, ओके। देयर वाज अ टाइम व्हेन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछने का जो इंटेंसिटी इनके ऊपर कम हो गया है, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, ओके। इट्स नॉट ईजी टू रिमेंबर व्हाट एक्चुअली इज फॉर्म्ड एंड देयर इज नो लॉजिक टू एक्सप्लेन व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉर्म्ड, ऑलराइट। इफ़ यू यूज समथिंग लाइक टिन के साथ देखो डाइल्यूट में वी गेट NH4 प्लस, ठीक है, टिन नाइट्रेट तो मिल ही रहा है बेसिकली। और अगर कॉन्सनट्रेटेड लेते हैं तो NO2, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजंट इट। सिर्फ यहाँ पे देखो नाइट्रेट नहीं मिल रहा है अपने को, क्या मिल रहा है, कॉन्सनट्रेटेड के साथ मेटास्टैनिक एसिड मिल रहा है, ऑक्सो एसिड मिल रहा है इसका, नॉट नाइट्रेट, ठीक है ना। तो कॉन्सनट्रेटेड अगर HNO3 को रिएक्ट करता हूँ मैं टिन के साथ तो मेरे को क्या मिलता है, उसका ऑक्सो एसिड टिन का विच इज़ मेटास्टैनिक एसिड प्लस NO2 गैस। सो NO2 इज़ फाइन क्योंकि इट इज़ फॉलोइंग द पैटर्न। अगर PB यूज़ करता हो, लीड यूज़ करता हो, तो लीड में वी हैव डाइल्यूट अगर यूज़ करता हो तो NO, ओके, विच इज़ फाइन बिकॉज दैट वाज द एक्सपेक्टेड वन। और कॉन्सनट्रेटेड यूज़ करता हो तो NO2, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ओके। दोनों केसेस में अपने को लीड नाइट्रेट मिल रहा है, डाइल्यूट में NO मिल रहा है विच इज़ फाइन, एंड कॉन्सनट्रेटेड में NO2 मिल रहा है विच इज़ ऑल्सो फाइन, ओके। सो इस तरह के रिएक्शंस है बेसिकली। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो पहली रिएक्शन है दैट इज़ बेसिकली फॉर मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम में अपने को या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव अगर लेता हूँ मैं, जैसे सोडियम या पोटेशियम या इस तरह के अगर लेता हूँ मैं, ओके, मेटल्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, सो दे आर गोइंग टू गिव मी हाइड्रोजन गैस, ओके। और अगर थोड़े लेस रिएक्टिव लेता हूँ मैं, जैसे जिंक या फिर मैग्नीज या आयरन पकड़ रहा हूँ मैं, तो अपने को ये ध्यान में रखना पड़ता है। सो आई थिंक यहाँ पे द ओनली थिंग यू नीड टू वरी अबाउट इज दीज थिंग, ओके। यहाँ पे डाइल्यूट विथ जिंक, इजंट इट। तो यहाँ पे N2O गैस मिल रहा है अपने को, नॉट एक्चुअली NO, ठीक है ना, क्लियर है। सो वेरी डाइल्यूट के साथ तो अमोनियम आयन, ओके, कॉन्सनट्रेटेड के साथ NO2, दैट्स फाइन, एंड एवरीथिंग एल्स इज नाइट्रेट बेसिकली। सो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। टिन के साथ भी देर इज़ नो प्रॉब्लम,
डाइल्यूट के साथ अमोनियम आयन मिल रहा है, सो डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दैट, ओके, अमोनियम आयन, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अपने को देखना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ मेटास्टैनिक एसिड मिल रहा है, एंड देन यहाँ पे PB के साथ देर इज एब्सोल्युटली नो इशू, NO और NO2 मिल रहा है विथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे तुमको सिर्फ अमोनियम आयन मिल रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, सो इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि मेमोराइज कर लो, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ते हो तो थोड़ा सा इसको जस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग्स। बेसिकली अगर तुम बुक्स में देखते हो तो देर आर गोइंग टू बी मेनी मोर रिएक्शंस विद कॉन्सेंट्रेशन इन प्ले, ठीक है, सो यू विल प्रॉब्ली गेट मोर डेटा टू कंपेयर, ठीक है ना। तो डाइल्यूट के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, वेरी डाइल्यूट के साथ क्या हो रहा है, इसके लिए तुमको और रिएक्शंस मिलेंगे टू कंपेयर एंड डू दैट, एक्चुअली ट्राई टू गेट अ पैटर्न आउट ऑफ इट, ठीक है। तुमको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें तो पैटर्न के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट लाइकली, ठीक है, एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इट्स नॉट ईजी टू एक्चुअली रिमेंबर दिस रिएक्शंस। अगर मैं ऐसे मेटल्स यूज़ करता हूँ दैट आर प्लेस बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन देन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जैसे कॉपर या सिल्वर ले रहा हूँ मैं, ओके, तो डाइल्यूट के साथ NO मिल रहा है, दैट इज़ फाइन, बराबर है ना, पैटर्न में आ रहा है ये, डाइल्यूट के साथ NO, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, इजंट इट। तो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ अपने को पैटर्न मिल रहा है, सो वी आर गेटिंग नाइट्रेट्स, तो कॉपर के साथ कॉपर नाइट्रेट, मर्क्यूरी के साथ मर्क्यूरी नाइट्रेट, ठीक है, डाइल्यूट है इसलिए NO, और कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे इसलिए NO2। नाउ दिस इज समथिंग यू मे और मे नॉट वांट टू रिमेंबर। अगर मैं यहाँ पे मर्क्यूरी ले रहा हूँ और मर्क्यूरी के साथ मैं अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करता हूँ, डाइल्यूट HNO3, तो व्हाट आई एक्चुअली गेट इज Hg2NO3/2, यहाँ पे Hg का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है मेरे को। कॉन्सेंट्रेटेड लेता हूँ तो +2 मिल रहा है, okay, so that is something you can remember, I guess, I don't know, it doesn't indicate that it is important or not. Then reaction with metalloids, okay, जैसे antimony, arsenic, इनके साथ, तो मेटलॉइड्स के साथ ये सिर्फ NO2 जो है, सॉरी HNO3 जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट होता है एंड वी गेट NO2, दैट इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पे मेटलॉइड देखो क्या देता है अपने को, एंटीमोनिक एसिड, क्लियर है, जो अपन ने इसके पहले टिन के साथ देखा था, ओके, स्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड मिला था, यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, एंटीमोनिक एसिड प्लस NO2, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ कर रहा है इसलिए। सो दिस शुड ऑल्सो बी फाइन, ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज फाइन। तो यहाँ पे जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, दैट्स ऑल इट इज, ओके, रादर देन मेमोराइजिंग द रिएक्शन, ट्राई टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, ओके। नोबल एलिमेंट्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, रोडियम, इरिडियम, they are not attacked by H2SO4 or nitric acid, ठीक है, but they do react with aqua regia, okay, I hope you remember that कि aqua regia के साथ they react। alright, so here we have aqua regia के साथ देखो it's a mixture of 3:1 HCl HNO, so that is aqua regia। तो इसको aqua regia क्यों बोलते हैं मालूम है ना? The reason for that is basically because it dissolves gold, okay, that is the most important, because gold is highly unreactive, okay, and gold is the metal of kings, okay, मतलब सदियों से अपन गोल्ड जमा करते आ रहे हैं बेसिकली, और ये ट्रेडिशन आज भी चल रहा है, ओके। सो बेसिकली रीजिया बोले तो किंग, ओके, और किंग लाइक, बेसिकली किंग लाइक और किंग मटेरियल बेसिकली, इजंट इट। रीजिया बोले तो जैसे रिगल होता है ना, रिगल, ओके, ये जो वर्ड्स है उनका रूट बेसिकली सेम है। रीजिया इज बेसिकली किंग लाइक और किंग्स व्हाटएवर, ओके। तो बेसिकली ये वो पानी है जो यू कैन से किंग के मेटल को भी डिजॉल्व करता है, समथिंग लाइक दैट, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्वा रीजिया, ओके। तो गोल्ड एंड प्लैटिनम, ओके, दीज आर प्रीशियस मेटल्स बेसिकली, और इनको डिसॉल्व किया जाता है, ओके। सो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर आती है, ओके, वो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ओके। देयर आर टू थिंग्स बेसिकली, यू ऑल्सो हैव मेटालिक एलिमेंटल क्लोरीन एज वेल एज NOCl, ठीक है।
तो ये दोनों जो है दीज आर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके वजह से it actually reacts with the gold. Okay, it oxidizes gold and you get a solution of the gold. Okay, so समझ में आया ना, it's oxidizing power of HNO3 and so ये हो रहा है, एक तो oxidizing power of HNO3 plus ability of chloride ion to form complexes with the metal. तो ये दो चीज़ें से मिला के अपने को ये रिएक्शन मिल रही है. ओके, सो क्लोरीन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बिकॉज देखो क्लोरीन फॉर्म हो रहा है. सो क्या होगा कि ये क्लोरीन गोल्ड से एक इलेक्ट्रॉन हड़प लेगा. ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में. ऑलराइट, एंड देन दैट क्लोराइड आयन दैट इज फॉर्म्ड विल एक्चुअली complex. Okay, it could be this chloride or that chloride, I don't know. So one of these chloride ion that will couple with the gold, that is gold ion that is formed. Okay, so इस तरह से रिएक्शन होगा. गोल्ड की वैलेंसी यहाँ पे 3 की होती है, तो एक गोल्ड के साथ रिएक्शन देखो, गोल्ड प्लस ये जो क्लोराइड आयन जो फॉर्म हो रहा है. ओके, वो या फिर आई थिंक दिस वन, आई डोंट नो विच वन, बट दैट वन, एंड यू फॉर्म AuCl3. ओके, और HCl जो है वो AuCl3 के साथ रिएक्ट होता है एंड यू गेट क्लोरोऑरिक एसिड. क्या मिल रहा है अपने को? क्लोरोऑरिक एसिड. ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है बेसिकली. सो फर्स्ट यू फॉर्म AuCl3 और फिर HCl उसके साथ रिएक्ट होता है एंड यू गेट क्लोरोऑरिक एसिड. ये इंपॉर्टेंट है. ये अंडरस्टूड है क्या? एक्शन ऑफ एक्वा रिजिया. ओके, सो दिस इज हाउ द गोल्ड एक्चुअली डिसॉल्व्स इन द एक्वा रिजिया सॉल्यूशन. और उसी तरह का रिएक्शन अपने को प्लैटिनम के साथ मिलेगा. यहाँ पे प्लैटिनम की वैलेंसी 4 की होती है, तो वी गेट PtCl4. ओके, यहाँ पे देखो क्लोरीन रेडिकल यूज़ किया है बेसिकली. सो आई थिंक दैट शुड बी द केस, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टम्बल्ड. ओके, दिस शुड बी क्लोरीन रेडिकल, नॉट क्लोराइड आयन. ओके, मेरे को चेक करना पड़ेगा बेसिकली, but I think that should be chlorine radical. Okay, chlorine radical will extract electron from the gold, chloride ion बनेगा, and then that chloride ion actually reacts, you get AuCl3, फिर HCl के साथ क्लोरोऑरिक एसिड मिल रहा है अपने को. और यहाँ पे PtCl4 मिलेगा which also reacts with HCl and you get H2PtCl6. इसको अपन बोल रहे हैं क्लोरोप्लाटिनिक एसिड. ठीक है, क्लोरोऑरिक एसिड विद गोल्ड, क्लोरोप्लाटिनिक एसिड विद प्लैटिनम. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड है? ओके, ये दो कंपाउंड जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो वी हैड बीन यूजिंग दिस फॉर एजेस. ठीक है ना, काफ़ी हज़ारों सालों से यूज़ कर रहे हैं बेसिकली. सो दैट्स व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. ओके, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है HNO3 के. ठीक है ना, सो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, तो अपने को सिर्फ वर्कआउट करने का है कि फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. समझ में आया ना? और इसमें कोई अगर पैटर्न इमर्ज होता है तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, और अगर इफ देयर इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग देन उसको रिमेंबर करो. ठीक है ना, अदरवाइज दीज आर सिंपली जस्ट रिएक्शंस. तो यहाँ पे HNO3 ले रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट H2 ये व्हाटएवर, राइट? वी जस्ट यूजिंग HNO3 in a moderate concentration. We are not actually using very high concentrated HNO3. Okay, so यहाँ पे H2S यूज़ करें तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन है, it goes from -2 to 0. ठीक है, सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और यहाँ पे NO अपने को मिल रहा है. ठीक है, I- को I2 में हो रहा है. ओके, I- का I2 में कन्वर्जन हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पे भी अपने को NO मिल रहा है. ओके, पोटेशियम जो आयन है, पोटेशियम आयन रहने की वजह से देखो KNO3 मिलना ही मिलना है अपने को, क्योंकि अदरवाइज पोटेशियम आयन किसके साथ जाएगा? देयर इज़ नो अदर आयन. ठीक है ना, एक ही आयन है यहाँ पे विच इज़ नाइट्रेट आयन, तो पोटेशियम नाइट्रेट तो मिलना ही मिलना है, साथ में NO मिलेगा. ओके, और आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू I2. और हर केस में वाटर तो तुमको मिलना ही मिलना है. हर रिएक्शन में HNO3 के रिएक्शन में वाटर तुमको मिलता ही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है HNO3 में. सो ये एक तुम पकड़ ही लो, हमेशा रहेगा ये वाटर. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, Fe2+ है, वो कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में. ओके, एट द सेम टाइम देखो फिर से यहाँ पे HNO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है NO में. Okay, so essentially in all these three reactions you are getting NO. Okay, Sn2+ Sn4+ में कन्वर्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक.
ठीक है। और जो NO3 है वो अपने को यहाँ पे देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, I don't know what this is called, NH2OH. It's not ammonium hydroxide. ठीक है, it's not ammonium hydroxide. Yeah, I don't know what this is called actually. Can't remember. और अमोनिया गैस मिल रहा है. ओके तो ये मिल रहा है अपने को. तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग हो रहा है बेसिकली. अदर देन दैट दीज रिएक्शंस आर फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑक्सीडेशन हो रहा है सेंट्रल एलिमेंट का, प्लस NO मिल रहा है. ओके और वाटर तो हर जगह होता ही है. यहाँ पे भी अपने को वही मिल रहा है. यहाँ पे दो चीज़ें अलग मिल रही है यहाँ पे, NH2OH प्लस NH3. ओके बाकी ऑक्सीडेशन इज सेम एंड वाटर इज सेम. अंडरस्टूड है ना? ऑलराइट, व्हेन नाइट्रिक एसिड इज मिक्सड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हमको क्या मिलता है? नाइट्रोनियम आयन. तो हमको क्या मिल रहा है? नाइट्रोनियम आयन मिल रहा है अपने को. दिस इज अ वेरी रिएक्टिव स्पेसीज. ओके इसको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ किया है फॉर द नाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये अपन बहुत कॉमनली यूज़ किए है बेसिकली. HO3 प्लस H2SO4 वी गेट वट एवर नाइट्रोबेंजीन. ओके ऑलराइट, जो अपन फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर रिएक्टिंग कंपाउंड्स, इजंट इट? we are converting these organic compounds into nitro organic compounds, isn't it? These compounds are covalent in nature. तो ये कोवेलेंट जो नाइट्रेट्स होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी लेस स्टेबल. तो बेसिकली दे विल डिकम्पोज वेरी इजीली. ओके कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रेट्स वाले, मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स जो है दे आर वेरी लेस स्टेबल. इनऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट, ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है दीज आर वेरी स्टेबल. लेकिन जो ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट वेरी स्टेबल. ओके सो दे डिकम्पोज वेरी इजीली. जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेलुलोज, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, दीज आर बेसिकली explosives. Okay fluorine nitrate, I don't actually know about that. Fluorine nitrate, I mean obviously is this कोवेलेंट और आयनिक? ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा बिकॉज ऑफ द फ्लोरीन. ओके फ्लोरीन जो है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल anion, isn't it? So very small anion, and that probably causes the polarization in nitrate, and you will have a covalent character. ठीक है? But I don't know much about it. These compounds, nitroglycerin, nitrocellulose and trinitrotoluene, these are explosives. Okay do you know anything about nitroglycerin? इसके बारे में मालूम है क्या? किसी ने सुना है क्या nitroglycerin? It's exactly opposite actually. It is good for your heart. Okay हार्ट अटैक में इसको दिया जाता है. इट्स अ हार्ट मेडिसिन. यू आर राइट ऑन दैट लाइन कि इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट. ठीक है ना? तो हार्ट अटैक के केस में नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है. ठीक है ना? सो इट कम्स एज अ स्मॉल टैबलेट. एक्चुअली छोटा सा टैबलेट होता है इसका, वेरी स्मॉल एक्चुअली. द प्रॉब्लम इज़ दैट अगर तुम इसको खाते हो, ठीक है ना, व्हेन इफ़ यू ईट इट, और ये अगर स्टमक में चले गए तो स्टमक के जो एसिडिटी होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है? इट बिकम्स इनइफेक्टिव इमीडिएटली. एक्चुअली इट बिकम्स इमीडिएटली इनइफेक्टिव. इट शोज नो इफेक्ट एट ऑल. लेकिन अगर तुम इसको टंग के अंदर रखते, जैसे ज़बान के अंदर अगर रखे हो इसको, ठीक है, इट डिजॉल्व्स इमीडिएटली बिकॉज इट्स अ पोलर कंपाउंड. जस्ट इमेजिन ग्लिसरीन इटसेल्फ इज पोलर, इजंट इट? और यहाँ पे तुमने नाइट्रोग्लिसरीन बना दिया उसका, है ना, OH ग्रुप निकाल के, यू गॉट NO2 ग्रुप वहाँ पे, तो ये और भी ज़्यादा पोलर हो जाता है. सो इट बिकम्स वेरी पोलर. और इसको तुम अगर अंडर टंग रखते हो, ज़बान के अंदर, ठीक है ना, नीचे में उसके, इसको सबलिंगुअल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल. सो इसेंशियली टंग के अंदर रखेंगे तो ये फटाक से डिजॉल्व हो जाता है. और ज़बान के नीचे से देर इज़ अ ब्लड वेसल. यू कैन एक्चुअली सी इट. ओके इन मेनी केसेस इट लुक्स समवॉट पर्पलिश. ओके तो ज़बान के अंदर से देर इज़ अ वेरी बिग एक्चुअली अ ब्लड वेसल दैट रन्स. तो ये वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है तुरंत में.
and it directly runs to your heart. Okay, directly बोले तो it obviously goes all over the place, but you know blood is circulating pretty fast. अब हमारे बॉडी में जो ब्लड है बहुत रैपिडली सर्कुलेट कर रहा है, तो it reaches the heart like in a second or so. Okay, within a second or so. तो it has a property, नाइट्रोग्लिसरीन has a property, इसको अपन बोलते हैं वेसोडाइलेटर. ये तुमको बायो में काम आएगा. जो ब्लड वेसल्स है ये उसको डायलेट कर देता है, मतलब बड़ा कर देता है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारे हार्ट को ब्लड मिलेगा और हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाएगा. क्लियर है क्या? ऑलराइट, नाइट्रोसेलुलोज. Okay, that is also an explosive actually, nitrocellulose, and this is very easy to make. Take a cotton, okay, और इसको saturate कर दो with nitro group. Okay, there is a process to it actually, and what you get is a nitrocellulose, and इसको pack कर दो एक छोटे से इसमें, and it becomes a bomb. Okay, तो बड़े आसानी से इसको बनाया जाता है. Don't do it. Okay, next thing you know you will be in the jail. ठीक है. Trinitrotoluene, I think this is the easiest compound actually. We have actually seen the synthesis of it. Okay, टोल्वीन ले लो और उसका नाइट्रेशन कर लो, isn't it? नाइट्रेशन कर लो तो हो गया तुम्हारा ट्राइनाइट्रोटोल्वीन. दैट इज ऑल्सो एक्सप्लोजिव. अंडरस्टूड है? Yes, sir. चलो, since you guys don't want to know about nitroglycerin, I'm not going to bug you guys. Uses. Manufacture of fertilizers. Okay, नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं, these are actually used very exclusively as a fertilizers. Okay, नाइट्रेट्स जो होते हैं, नाइट्रेट्स, these are fertilizers. Okay, नाइट्रेट आयंस जो होते हैं, so these are fertilizers. So obviously HNO3 को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र. ओके, क्योंकि इससे अपन नाइट्रेट्स बना सकते हैं. पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सारे फर्टिलाइज़र, ये कैल्शियम नाइट्रेट, these are all fertilizers basically. ओके, एक्वारिजिया में यूज़ करते हैं. एक्वारिजिया एज एक्वारिजिया फॉर गोल्ड एक्सट्रैक्शन. ठीक है, इम्प्योर ले लो सब्सटेंस जिसमें इम्प्योर गोल्ड है, तो उसको डिज़ोल्व कर लो तुम, तो ये क्या होता है कि गोल्ड डिज़ोल्व हो जाएगा, बाकी जो इम्प्योरिटीज़ है, धूल मिट्टी, वो डिज़ोल्व नहीं होती. ऑलराइट, फिर इसको फिल्टर कर लो तो तुमको गोल्ड का सोल्यूशन मिल गया. अब तुमको सिर्फ गोल्ड को रिड्यूस करना है बैक टू गोल्ड. ओके, गोल्ड सोल्यूशन को रिड्यूस करना है बैक टू गोल्ड. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजर इन liquid fuel rockets. Okay, oxidizer मतलब to provide the oxygen. Okay, because it has NO2 has oxygen, so there is a process जिससे oxygen liberate किया जा सकता है. So it can be used as you can say explosive basically, but it is simply supplying the oxygen. ठीक है ना, oxygen supply कर रहा है. Okay, so वी आर डन विथ नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स. अंडरस्टूड है? तो इसमें अपन ने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कौन से कंपाउंड, एक तो N2 देखा. ओके, उसके बाद वी सॉ NH3 एंड वी सॉ सम ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्सो एसिड्स में अपन ने H2N2O2 देखा, हाइपोनाइट्रस एसिड. वी ऑल्सो सॉ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ओके, वी ऑल्सो सॉ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N2O, NO, NO2, ये सारे ऑक्साइड्स देखे अपन ने. N2O5, ठीक है ना, तो ये सारे ऑक्साइड्स देखे अपन ने. अब अपन जो देख रहे हैं दैट इज़ फॉस्फोरस के कंपाउंड्स. ठीक है ना. सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप विच इज़ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15. ठीक है, इन द अर्थ्स क्रस्ट. या in the earth's crust, phosphorus is the most abundant. It's account for 0.1% of the mass of the earth's crust. ठीक है, नाइट्रोजन उतना ज़्यादा नहीं है, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है. ओके, फॉस्फोरस इज important in living system. Basically it is the 6th most abundant element in the human body. ठीक है, फॉस्फोरस इज द 6th most abundant. अब अपने जो बोन्स है उसमें मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट होता है. बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, सो इसीलिए कैल्शियम भी ज़रूरी है और फॉस्फोरस भी ज़रूरी है, इज़न्ट इट? तो ये दोनों चीज़ें हमारे डाइट में होनी ही चाहिए, कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस. टूथ एनामल जो होते हैं, दांत के ऊपर की जो एक लेयर होती है एनामल की, ऑलराइट, विच इज़ द टफेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, टूथ एनामल जो होता है दैट इज़ द टफेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. ऑलराइट,
इट इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है ना। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या फिर हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सो दैट इज़ बेसिकली द टूथ एनेमम, ठीक है। सो इफ यू लुक एट इट, phosphorus is being used in the body to make things hard, okay। जो phosphate group होता है, okay, phosphate group which is PO4 minus, yeah, the phosphate group is an integral part of nucleic acid, DNA, RNA, इसमें phosphate chain होती है, okay। और अपन ने अभी तक देखा नहीं है, बट अपने सिलेबस में है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, जिसमें अपन DNA और RNA इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। आई डोंट नो बायोलॉजी में तुम्हारा ये आई थिंक हुआ होगा, राइट, बट स्ट्रक्चर कितना डिटेल में हुआ आई एम नॉट श्योर कि बायो में तुम्हारा स्ट्रक्चर कितना डिटेल में हुआ। तो केमिस्ट्री में वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर इज़ अ फॉस्फेट बैकबोन जिसके ऊपर शुगर और न्यूक्लिक एसिड्स बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिकली थिंग्स दैट पास ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना। डीएनए एंड आरएनए, these are basically messengers, isn't it? They are passing on messages, okay, genetic information, they are passing on data from one generation to the next generation, all right। तुम्हारे अंदर का जो भी डेटा है that came from your parents, okay, or you will also do the same thing, you will pass on that information, that data to the next generation, okay। तो आधा डेटा मॉम से आता है और आधा डेटा डैड से आता है यहाँ इस केसेस में, ओके, विथ सम चेंजेस ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो क्रॉस ओवर होता है तो थोड़ा बहुत देर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ओके, सो दैट देर इज़ अ वैरायटी, नहीं तो सारे एक जैसे ही दिखते ना, ऑलराइट। it becomes very difficult actually would be to identify son and daughter, mom and dad, kind of thing, okay, mom and daughter, son and father को identify करना, it would have been very difficult if we all looked identical to our parents, isn't it? Alright, so phosphorus, okay, it occurs as a minerals, काफ़ी सारे minerals है। phosphorite है which is calcium phosphate, that's a mineral, ठीक है ना, it's not something basically that is found in body। calcium phosphate हम bones में use करते हैं, remember most of the bones are consist of calcium phosphate, तो obviously bones के लिए अपने को calcium phosphate लगता है, right, but we're talking about here is a mineral which is calcium phosphate, तो उसका नाम है phosphorite, okay, calcium phosphate का नाम है mineral का phosphorite। then you have fluoroapatite, this is also very important, ठीक है, that is a thing we need for strengthening our enamel, okay, enamel के strength के लिए भी अपने को ये लगता है calcium fluoroapatite, इसी से calcium हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनता है इसी से, ओके। यू ऑल्सो हैव क्लोरोएपेटाइट, ओके। जनरली अगर देखा जाए तो ये टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है, टूथपेस्ट में फ्लोरीन, इफ़ यू रिमेंबर, फ्लोराइड यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बाबा रामदेव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मतलब उनकी जो टूथपेस्ट होती है, ओके, जो भी दंत वाली, right, जड़ी बूटी, that is also that's fine, or you need these ayurvedic components in a toothpaste, I agree with that, I'm all for that, but most important thing in a toothpaste is a fluoride, that is something that you cannot overlook, all right। so you should always buy a toothpaste जिसमें fluoride content ज़्यादा है, okay, या at least fluoride है, ऐसा वाला toothpaste ही खरीदना है, okay। then you have chloroapatite, aluminum phosphate and ferric phosphate, these are the minerals of phosphate। phosphorus do not form triple bonds phosphorus form ही नहीं करता, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा फॉर्म करता है, एंड ये अपने को समझ सकते हैं अपन बाय यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पीज, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन का देखो, दिस इज़ फॉर नाइट्रोजन एंड दिस इज़ फॉर फॉस्फोरस। तो पहले नाइट्रोजन के लिए देखो, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पी जो है दैट इज़ 946 किलो जूल पर मोल, और वही अगर सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी देखें तो 160 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 3 सिंगल बॉन्ड लेता हूँ तो मेरे को एनर्जी मिलेगा 480 किलो जूल पर मोल, ऑलराइट। सो 3 नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड वर्सेस 1 नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कंपेयर करो एनर्जी में,
तो ये एनर्जी तो बहुत कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज मच मोर देन 3 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। इज दिस क्लियर? ये अंडरस्टूड है क्या? ये एनर्जी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म, दीज बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। उसी तरह से अगर मैं फॉस्फोरस को कंपेयर करता हूँ तो फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड होता है 490, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है 490 और सिंगल बॉन्ड है 200, ओके। तो 3 अगर लेता हूँ मैं फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड तो इट इज़ 600 और ट्रिपल बॉन्ड कितना है, सिर्फ 490। तो यहाँ पे दिस बॉन्ड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर, ओके। सो दीज बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, समझ में आया ना? सो दैट्स वाई फॉस्फोरस मेक्स ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ऑर्बिटल डायग्राम से अगर देखा जाए, ओके, सो नाइट्रोजन्स आर वेरी स्मॉल, सो दे कैन एक्चुअली मेक ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ठीक है ना। बट इफ यू लुक एट द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज बिग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, मतलब पाई ओवरलैप जो रहेंगे, जो पाई बॉन्ड जो बनना चाहिए, दीज आर गोइंग टू बी वीक इस केस में। सो फॉस्फोरस डू नॉट वांट टू मेक अ ट्रिपल बॉन्ड, ओके, इट वांट्स टू मेक अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। छोटा रहने की वजह से ऑर्बिटल ओवरलैप फॉर पाई बॉन्ड इज सिग्निफिकेंट, दैट्स व्हाई दिस पाई बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, और पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन फॉस्फोरस बड़े बड़े आइटम्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर फार अवे, तो ये ओवरलैप नहीं हो सकते ठीक से टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनते फॉस्फोरस में, ओके। लेट्स टॉक अबाउट अ रिव्यू क्वेश्चन। In general, the bond between two phosphorus atom is, बताओ अभी। So yes, the correct answer here is A. It's a very simple question. Alright, let's talk about allotropes of phosphorus. Okay, phosphorus के 3 मेजर एलोट्रोप्स है, इसमें से 2 एक्चुअली मेजर है, एक और है बेसिकली। सो वाइट एंड रेड फॉस्फोरस ये तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है, इसके 2 मेजर एलोट्रोप्स है। एंड देन देयर इज आल्सो अ ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है ना। सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस को ही हम येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं, ओके, बिकॉज इट इज स्लाइटली येलोइश इन मेनी केसेस। तो वाइट फॉस्फोरस इसी को अपन क्या बोलते हैं, येलो फॉस्फोरस, ओके। ये फॉर्म होता है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन इंडस्ट्रियल सिंथेसिस। तो सबसे पहले अपने को जो मिलता है दैट इज़ वाइट फॉस्फोरस, और फिर हम वाइट को रेड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ध्यान से सुनो, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉस्फोरस जो है इसको काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो सब्सटेंस होता है दैट इज़ वैक्सी, ओके। वैक्सी बोले तो वैक्स के जैसा दिखता है बेसिकली। इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर, इट इज़ टॉक्सिक एंड इट ऑल्सो ग्लोज इन डार्क। जब ये ग्लो इन डार्क होता है तो इसको अपन बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? केमिल्यूमिनेसेंस। और इसी को, क्योंकि ये फॉस्फोरस से रिलेटेड है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, और फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। फॉस्फोरस से रिलेटेड है इसलिए फॉस्फोरेसेंस। अगर कोई दूसरा केमिकल है जो डार्क में या अंधेरे में ग्लो करता है तो उसको सिर्फ अपन क्या बोलते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस, ओके। बट फॉस्फोरस के लिए एक स्पेशल टर्म दे दिया फॉस्फोरेसेंस, क्योंकि ये बहुत कॉमन है फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम जंगल में चले जाओ कभी रात में, ठीक है ना, तो जो मरे हुए जानवर होते हैं उनके बोन्स डिकम्पोज होते हैं, डीके होते हैं, तो उनके बोन में जो फॉस्फोरस होता है ये एक्चुअली ग्लो होता है डार्क में। सो इट कैन बी प्रीटी स्केरी एट सम टाइम्स, ओके। सो नॉट दैट इट हैपन टू मी, आई एम नॉट सेइंग इट हैपन टू मी, बट आई एम सेइंग कि यू नो डोंट पैनिक, इट इज़ जस्ट अ डेड एनिमल जिसके बोन्स में का फॉस्फोरस है वो ग्लो हो रहा है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, 44 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। इट इज़ नॉन पोलर, नॉन पोलर रहने के वजह से ये वाटर में सोल्यूबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा, इजंट इट? इट इज़ सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का कौन सा? कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें इसको डिजॉल्व करवाते हैं अगर सोल्यूबल करना है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होता है। इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी जो है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर।
इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। ऑलराइट, तो ये जो P हो जाता है ना, P4 जो होता है फॉस्फोरस, ये बर्न होता है एंड व्हाट वी गेट इज P4O10। ओके, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस एक्सपोजर टू एयर, it spontaneously basically explodes. Okay, hence it is stored under cold water. क्या हो रहा है, इसको ठंडे पानी में इसको स्टोर करते हैं बेसिकली बिकॉज इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। रिमेंबर, नॉन पोलर है, पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, पानी के साथ रिएक्ट भी नहीं होता है, तो पानी में स्टोर करना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है इसको। ओके, तो इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, P4 का। ओके, फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 टेट्राहेड्रा। तो ये इस तरह से दिखता है बेसिकली, ईच ऑफ द फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, यहाँ पे देखो टोटल कितने सिंगल बॉन्ड्स है, 6 सिंगल बॉन्ड है। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चारों फॉस्फोरस दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया सिंगल बॉन्ड। Okay, and because remember it actually cannot make pi bonds, that's why it is making the single bonds। ठीक है ना, अपने आप के साथ ये pi bond नहीं बना सकता है। It can make a pi bond with nitrogen और oxygen। ठीक है, and even in some cases कार्बन के साथ भी ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है, बट अपने आप के साथ ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है ना, अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, है कितना आएगा, कितना यहाँ पे 60 डिग्री। सो दिस इज अ ह्यूज डिविएशन फ्रॉम इट्स नेचुरल बॉन्ड एंगल, इजंट इट? तो इसके वजह से देयर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट एंगल स्ट्रेन। क्या रहेगा यहाँ पे, एंगल स्ट्रेन रहेगा, और इस एंगल स्ट्रेन के वजह से दिस इज गोइंग टू बी हाईली रिएक्टिव। समझ में आया क्या? दैट्स व्हाई इट spontaneously burns in presence of air to give you P4O10. Okay, so that is the reason why, क्योंकि there is a huge angle strain in this molecule. But remember, even in this case, it exists in this particular case or in this state, irrespective actually forming P3, P triple bond P. ठीक है ना, मतलब P2 के फॉर्म में जैसा नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, वैसे यू वुड एक्सपेक्ट N2। तो अगर N2 के जैसा अगर ये एग्जिस्ट करता है एज P2, इजंट इट? तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं रहता ना, एंगल स्ट्रेन का प्रॉब्लम नहीं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं, वो बी वेरी इजी सिचुएशन इसके लिए। लेकिन इवन इन दैट केस इट डज नॉट एग्जिस्ट एज P2, इट एग्जिस्ट एज दिस। तो ये इमेजिन कर लो कि हाउ अनस्टेबल दीज ट्रिपल बॉन्ड्स मस्ट बी, इजंट इट? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स वाई दे आर नॉट फॉर्म्ड। So what you get instead is this highly strained tetrahedral P4 molecule. Clear है? It's a very weird kind of thing because it has to squeeze all these bonds very phosphorus के लिए it is not actually very difficult actually squeeze because ये कैसा है, बड़ा atom है। okay? तो ये जो bond है ये बड़े आसानी से bend हो जाते हैं, it's not actually very difficult for it, ये बड़े आसानी से bend हो जाएंगे, okay, because of the length of the bond. Okay, so it's not that it has to suffer a lot basically, but it is not natural to have that kind of bond angle. Natural bond angle hota hai 109, maybe something close, 190, that is fine, but 60 is little too much stretch. Clear hai? Because of that angle strain, it becomes very reactive. Understood hai kya? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो इसको प्रिपेयर कैसा करते हैं, इसका प्रिपरेशन, ठीक है ना? इन अर्ली डेज इट यूज टू बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये अपन आगे देखने वाले हैं, एज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सो डिस्टिलेशन ऑफ HPO3 विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है? और जो HPO3 है ये ऑब्टेन किया जाता था फ्रॉम बोन ऐश, लिटरली ऐश ऑफ द बोन्स ऑफ द डेड एनिमल्स, ठीक है? तो जो भी डेड एनिमल्स रहते थे, ह्यूमंस फॉर एग्जांपल, ओके, यू कलेक्ट द ऐश, हम लोग इसको
स्वाहा कर देते हैं, बट इन दीज केसेस दे वुड एक्चुअली कलेक्ट दीज एशेस एंड एक्सट्रैक्ट फॉस्फोरस फ्रॉम देम, ओके, विथ 60% H2SO4. तो ये आ गया अपना बोन ऐश, कैल्शियम फॉस्फेट. ओके, रिमेंबर बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है, या तो ये हो गया बोन ऐश. इसको मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो कैल्शियम सल्फेट और फॉस्फोरिक एसिड अपने को मिलता है, H3PO4. ठीक है, H3PO4 को स्ट्रांगली हीट करता हूँ तो -H2O अपने को मिल रहा है, वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है. ध्यान में रखना ये रिएक्शन, क्योंकि ये आगे भी आने वाली है अपने को. तो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या मिल रहा है, HPO3. HPO3 को क्या बोलते हैं अपन, मेटाफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. और इसको डिहाइड्रेट करता हो तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड. ओके, मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है बाय डिहाइड्रेटिंग फॉस्फोरिक एसिड. ओके, और जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड अपने को मिलता है तो ये अपने मिल गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड अब. ओके, तो ये अपन ने बोन से निकाला, पहले फॉस्फोरिक एसिड बनाया, फॉस्फोरिक एसिड को डिहाइड्रेट किया, स्ट्रॉन्ग हीट किया तो पानी निकल गया, बचा क्या, मेटाफॉस्फोरिक एसिड. मेटाफॉस्फोरिक एसिड को रिड्यूस किया विथ कार्बन, डिस्टिलेशन किया, डिस्टिलेशन करते हैं तो P4 के वेपर्स अपने को मिलते हैं. बिकॉज इसका रिमेंबर जो P4 है, ओके, इसका वाइट फॉस्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी लो, 44 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इसको अपन डिस्टिलेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकलेगा, P4 अलग निकलेगा. पानी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि P4 डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. ठीक है, तो इस तरह से कार्बन इज बीइंग यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, टू रिड्यूस मेटाफॉस्फोरिक एसिड इनटू P4. क्लियर है कि ये, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस. अब जो है वो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करते हैं. ओके, इसमें हम कैल्शियम फॉस्फेट मतलब बोन लेते हैं, सैंड लेते हैं, कोक लेते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक फर्नेस में उसको हीट करते हैं प्रॉपर तरीके से, एंड दैट्स हाउ वी गेट बेसिकली फॉस्फोरस. देखो किस तरह से बनाते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये इलेक्ट्रिक आर्क में हो रही है बेसिकली. तो अपन कैल्शियम फॉस्फेट ले रहे हैं, दिस इज़ अगेन बोन ऐश. ठीक है, बोन ऐश ले रही है और इसको फर्नेस में हीट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं अपन, इसको फर्नेस में हीट कर रहे हैं. फर्नेस में क्या क्या डाला अपन ने, 3 चीज़ें, दिस. ओके, ये 3 चीज़ें अपन ने फर्नेस में डाली है. ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और सैंड ये 2 रिएक्ट होते हैं. व्हाट वी गेट इज अ कैल्शियम सिलिकेट प्लस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. ठीक है, ये जो कैल्शियम सिलिकेट होता है दैट इज एक्चुअली स्लैग. ये निकल जाता है स्लैग. ठीक है ना, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. इसको अपन स्लैग जो होता है इसको अपन यूज़ करते हैं रोड बिल्डिंग मटेरियल में. ठीक है ना, सीमेंट या फिर रोड बिल्डिंग मटेरियल में इसको यूज़ करते हैं. फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड ये जो बना है दैट इज़ अ स्टेबल ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस. दिस इज़ अ वेरी स्टेबल ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस. उसको अपन रिड्यूस करते हैं, इसीलिए अपने को टेम्परेचर ज़्यादा लगता है बिकॉज दिस इज़ वेरी स्टेबल ऑक्साइड. ठीक है, इसको रिड्यूस करते हैं इनटू फॉस्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिबरेट होता है. तो जैसे P4 को ऑक्सीडाइज करता हूँ मैं तो P4O10 मिलता है, और P4O10 को अगर रिड्यूस करता हूँ मैं तो मेरे को फॉस्फोरस मिल रहा है यहाँ पे, इजंट इट. तो यहाँ पे कार्बन रिडक्शन यूज़ कर रहे हैं अपन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. क्लियर है क्या? ओके, सो कैल्शियम फॉस्फेट, ओके, उससे अपन ने P4O10 बनाया. ओके, जो सिलिकेट मिलता है उसको अपन यूज़ करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट करके, रोड बिल्डिंग सीमेंट मटेरियल इसमें की यूज़ करेंगे उसको, और P4O10 को हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं, वी गेट फॉस्फोरस, और फिर इसको अपन पानी में स्टोर करते हैं. ठीक है, तो स्लैग जो है, जो स्लैग यहाँ पे बन रहा है दैट इज़ दैट it is ran off through the outlet at the bottom of the furnace. जो बॉटम में जो फर्नेस होता है वहाँ से वो निकल जाता है इसेंशियली. और फॉस्फोरस जो होता है उसको भी अपन एज अ वेपर फॉर्म में वेपर फॉर्म में लेते हैं. देखो फॉस्फोरस वेपर्स जो आते हैं उसको अपन कलेक्ट करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं और अपने को सॉलिड फॉस्फोरस मिलता है. ओके, और इसको अपन अंडर वाटर स्टोर करते हैं. सो इज एक्चुअली कंडेंस्ड अंडर वाटर इटसेल्फ. जो वेपर्स आते हैं उसको पानी से ही भेजते हैं तो पानी में ही ये कंडेंस होकर फॉस्फोरस बनता है. ओके, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन, लास्ट वन फॉर टुडे,
and we'll stop after this. And this should also be a very easy question. Answer it really quickly. तो नेक्स्ट इसमें अपन रेड फॉस्फोरस देखेंगे. कोई डाउट है? Alright, if there is no doubt, you guys can leave. I'll see you in the next class, guys. Thank you very much. Bye bye. Okay.